हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शनाइज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 22 एंड 23 ऑफ अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। यार मैं एक चीज़ नोट करता हूँ कि जब मैं क्लासेस नहीं लेता हूँ उसके बाद फिर मैं आता हूँ तो फिर आप लोग कमेंट करते हैं कि सर डेली लिया करो। ठीक है, बुरा तो लगता है यार, क्लासेस नहीं होती हैं बीच में कभी कभी तो, बट स्टिल जब आता हूँ तो फिर मैं जब इस टाइप के कमेंट्स देखते हैं तो मुझे सच में अंदर से इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है, क्या बताऊँ, कि कम से कम कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं ना। बहुत बढ़िया लगता है यार आप लोगों के कमेंट्स देख के, और मैं हमेशा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता भी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई आपका डाउट भी हो तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो हम लोग उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज की क्लासेस को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक एक करके हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। प्लस मैं कुछ टॉपिक जब करवा रहा हूँ आपको तो कुछ चीज़ें पुरानी भी बताते जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपका चीज़ों के मतलब रिवीजन ज़्यादा होता जाए, है ना। रिवीजन ज़्यादा होगा तभी चीज़ें याद रहेगी। एक बार पढ़ने के बाद आप कुछ भी बड़ा करने वाले नहीं हो। ठीक है, एक चीज़ को आपको बार बार थोड़ा पढ़ना पड़ेगा तो अपने आप चीज़ें याद होने लग जाएंगी। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स को। पहला टॉपिक है पराली इशू। अब पराली इशू इसके बारे में जानते होंगे। पराली क्या है? पराली ये, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टबल बर्निंग कहते हैं। स्टबल को बर्न करना स्टबल बर्निंग कहते हैं। ठीक है, अब ये मेजर रीजन है किस चीज़ का? पोल्यूशन का। दिल्ली एनसीआर रीजन में, ये तो पता ही है आपको, पोल्यूशन का ये सबसे बड़ा मेजर रीजन है, ये आप सबको पता ही है ना। कहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्न किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा बर्न किया जाता है पंजाब में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक को एक बार उठा के अच्छी तरीके से एक बार अच्छे से सॉल्व करवा दिया जाए। ठीक है, पंजाब में भी किया जाता है, हरियाणा में भी किया जाता है, पर पंजाब से सबसे ज़्यादा पराली बर्न की जाती है। उसकी वजह से दिल्ली वाला जो आसपास का जो एरिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन बैठ जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि स्टबल बर्निंग क्या है? स्टबल बर्निंग यही है जो अभी आप देख रहे हो। ठीक है, जो क्रॉप्स का जो लास्ट का जो रेसिड्यू होता है, ठीक है, उसको क्योंकि फार्मर्स यूज़ नहीं कर पाते तो उसको जला देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसी को हम लोग स्टबल बर्निंग कहते हैं। अब यहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक है, स्टबल बर्निंग से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टबल बर्निंग लिखते हैं। पहली चीज़ तो यही है कि इसमें बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं। कौन कौन सी गैसेस? तो पहली गैस लिख लो, मीथेन। ठीक है, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्सिनोजेनिक गैसेस भी निकलती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इससे मीथेन भी निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी, और अलग अलग कार्सिनोजेनिक जो कैंसर कॉजिंग जो गैसेस होती हैं वो भी निकलती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक है स्टबल बर्निंग। ठीक है, समझ में आया? एयर पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक है। सेकेंड चीज़, इसकी वजह से दो चीज़ें और होती है। पहली चीज़ क्या होती है कि जो सॉइल होता है, सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और उसमें जो इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स होते हैं किस चीज़ के लिए? सॉइल के लिए और क्रॉप्स के लिए, वो भी खत्म हो जाते हैं इसकी हीट की वजह से। तो आपको पता चला इससे जो हीट निकलती है वो सॉइल के अंदर जाती होगी, और सॉइल में क्या होता है? सॉइल का जो मॉइस्चर होता है वो खत्म हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, सॉइल का जो मॉइस्चर होता है वो खत्म हो जाता है, और माइक्रोब जो होते हैं वो मर जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। माइक्रोब्स क्या होते हैं? मर जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस इसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है ये भी घट जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी है वो घट जाती है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। किसकी वजह से? स्टबल बर्निंग की वजह से। ठीक है, याद रहेगा, स्टबल बर्निंग की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे एक तो हार्मफुल गैसेज निकल रही है, प्लस सॉइल की फर्टिलिटी घट रही है, प्लस सॉइल का मॉइस्चर और उसके जो माइक्रोब्स हैं, इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स, वो भी खत्म हो जा रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में क्या आएगा? हो सकता है एक तो ये है ना, नहीं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, एक इंपॉर्टेंट बॉडी के बारे में आ सकता है। बॉडी का नाम है CAQM। अब ये क्या है इसके बारे में आप सुनेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम भी दिसंबर में ही है, और उस टाइम आप इतनी बार सुनेंगे पोल्यूशन के बारे में कि दिल्ली एनसीआर रीजन में, ऐसे तो पूरे इंडिया में ही पोल्यूशन है ना, पता ही है, पर दिल्ली एनसीआर रीजन में तो और भी आप सुनते ही रहोगे, है ना। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि CAQM क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसकी फुल फॉर्म जान लीजिए, हो सकता है पहले फुल फॉर्म ही आ जाए। इसकी फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। और इसको सेटअप किया गया था 2021 में। क्यों इसको सेटअप किया गया था 2021 में? दिल्ली एनसीआर रीजन के आसपास का जितना भी रीजन है उसको पोल्यूशन फ्री रखने के लिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब इसका मैंडेट क्या है? इसका मैंडेट ये है कि पोल्यूशन को फ्री रखना। कहाँ पे? दिल्ली एनसीआर के आसपास वाले रीजन में। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आ जाएगा कि पूरे इंडिया में, तो आपको ध्यान रखना है, या बिहार में, ऐसे करके आ सकता है ना, तो आपको ध्यान रखना है नहीं, दिल्ली एनसीआर के रीजन में इसको पोल्यूशन फ्री रखने के लिए, दिल्ली एनसीआर उसके आसपास के जो भी स्टेट्स का कुछ रीजन लगता है उस वाले एरिया में उसको पोल्यूशन फ्री करने के लिए CAQM
एक जो स्टैट्यूटरी बॉडी है उसको सेटअप किया गया CAQM एक्ट 2021 लाके, ठीक है, मतलब 2021 में ही इसे सेटअप करा गया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एक सेक्रेटरी लेवल का, चीफ सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी जिसको हेड करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, समझ में आई। इसके आने के बाद एक एक्ट भी खत्म हो गया, EPCA, ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि 1997 में बनाया गया था। ये वाला एक्ट भी खत्म हो गया। चांसेस है कि पूछा जा सकता है आपसे कि CAQM के आने के बाद कौन सा एक्ट खत्म हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने सेबी के बारे में भी सेम बताया था, तो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आया। CAQM क्या है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो कि एयर क्वालिटी को देखती रहती है, कहाँ पे? दिल्ली NCR के आसपास के रीजन में, और वहाँ का जो रीजन है उसको पोल्यूशन फ्री करने की कोशिश करती है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे? दिल्ली NCR रीजन। एंड 2021 में इसे स्टैट्यूटरी बॉडी एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप किया गया था एक्ट लाने के बाद, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी चीज आई थिंक आपको CAQM के बारे में क्लियर हो चुकी होगी। अब इसका थोड़ा सा हम लोग मैंडेट देख लेते हैं। मैंडेट वही है कि बेटर कोऑर्डिनेशन करना, रिसर्च करना और रिजॉल्व भी करना। एयर क्वालिटी का कोई भी इशू है उसको रिजॉल्व करना, मतलब आप ये समझ लो कि पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी चीज़ है, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी चीज़ है, वो किसके अंडर में आ रही है? CAQM के अंडर में आ रही है। कहाँ पे? दिल्ली और NCR वाले रीजन में, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ लीजिए, कोई चीज़ चल रही है वहाँ पे, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसके पास इतनी पावर है कि उस प्रोजेक्ट को भी बंद करवा देगा, ठीक है। मतलब CAQM एक सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल बॉडी है, जो कि 2021 में जिसे सेटअप किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया। ये कुछ भी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो CAQM है, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? वो कोई सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी पद का अधिकारी होगा, जो कि 3 साल के लिए या 70 साल के लिए, मतलब जो भी अर्ली हो उतनी देर तक वो सर्व कर सकता है, आपको ध्यान रखना है। या तो 3 साल पूरे नहीं होते, सॉरी 3 साल अगर पूरे नहीं होते तो 70 साल अगर जल्दी पूरे हो जाते हैं, तो वो दोनों में से जो भी पहले हो जाए 3 साल या 70 साल तक सर्व कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चीज़ समझ में आ गई। सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी और चीफ सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी ही इसे हेड कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। और इसके और भी मेंबर्स होंगे जो आसपास के जो स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया एंड हरियाणा हो गया, तो आसपास के जो स्टेट है वहाँ के चीफ सेक्रेटरी भी इसके मेंबर्स होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें कुछ टेक्निकल मेंबर्स भी होते हैं। तो सेंटर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट किसके लिए? पोल्यूशन के लिए है। कहाँ पे? दिल्ली NCR वाले रीजन में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई थिंक आपको CAQM के बारे में सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। पराली जो इशू है, जिसको स्टबल बर्निंग कहते हैं, ये भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब पंजाब के बारे में 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पंजाब के बारे में इस बार क्वेश्चन आ सकता है। पंजाब में एक इंपॉर्टेंट मिशन चलाया गया था, नाम है मिशन निश्चय, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि मिशन निश्चय किस चीज़ से रिलेटेड है, या कौन से स्टेट ने मिशन निश्चय चलाया? तो आपको ध्यान रखना है कि पंजाब पुलिस ने BSF के साथ मिलके, पंजाब पुलिस ने BSF के साथ मिलके मिशन निश्चय चलाया। किस चीज़ के लिए? ये एक तरीके का अवेयरनेस कैंपेन था, किसके खिलाफ? ड्रग्स के खिलाफ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ये अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया किसके द्वारा? पंजाब पुलिस द्वारा BSF के साथ मिलके पूरे पंजाब में, और खासकर जो बॉर्डर एरिया है जो कि पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है, उस वाले एरिया में ये ड्रग्स अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया। ये आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा? पंजाब पुलिस द्वारा। तो मिशन निश्चय समझ में आ गया, पंजाब पुलिस से रिलेटेड है। किस चीज़ से रिलेटेड है? ड्रग्स अवेयरनेस से रिलेटेड है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मिशन निश्चय के बारे में। और खासकर अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ लिया जाए, तो एक जो खासकर डिस्ट्रिक्ट जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, तो फजीलिका डिस्ट्रिक्ट, ये आप ध्यान रख सकते हैं। फजीलिका डिस्ट्रिक्ट, ये आप ध्यान रख सकते हैं। नहीं तो ये पूरे पंजाब में ही चलाया गया है। और खासकर जो बॉर्डर वाला एरिया है, जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक और चीज़ के बारे में ध्यान रखना है, मैं आपके लिए निकाल के लेके आया हूँ। उनका नाम क्या है? आई थिंक तेगबीर सिंह है, हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तेगबीर सिंह है। तेगबीर सिंह, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तेगबीर सिंह, इनके बारे में मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया था। तेगबीर सिंह के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्या कि ये एशिया के सबसे यंगेस्ट व्यक्ति बने हैं, ठीक है, जो सिर्फ 5 साल के हैं। और ये अफ्रीका के सबसे हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो को चढ़ चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सिर्फ 5 साल के होके माउंट किलिमंजारो को चढ़ चुके, जो कि अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको देखना है कि जो माउंट किलिमंजारो है, ये तंजानिया से बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पंजाब से रिलेटेड 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक तो तेगबिंदर सिंह, सेकेंड चीज़ जो मिशन निश्चय चलाया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहाँ के जो CM है, उनका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी किसके बारे में? पंजाब के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ड्रोन समिट।
अब आपको ध्यान रखना है कि इस बार ड्रोन समिट कहाँ पे हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है एक ड्रोन समिट को ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ पे, अमरावती में। अब अमरावती के बारे में ऑलरेडी मैं कई सारी चीजें बता चुका हूँ, है ना। अमरावती में क्या चलाया गया, अमरावती में ड्रोन समिट चलाया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक बार हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं, है ना। ड्रोन समिट कहाँ पे हुआ, अमरावती में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अमरावती से रिलेटेड तो मैंने आपको 2-3 चीजें बता रखी है। एक तो है अमरावती सिटी, 2 अमरावती है, एक है अमरावती सिटी, आपको ध्यान रखना है। अगर सिटी पूछा जाए तो ये कहाँ पे है, ये है महाराष्ट्र में, आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में है, आपको ध्यान रखना है। और यहीं पे 10 एकड़ के एरिया को अगले 30 साल के लिए किसको दिया गया है, एयर इंडिया को लीज पे दिया गया है। और यहाँ पे एयर इंडिया एशिया की लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्टैब्लिश करी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि अभी एयर इंडिया में 140 एयर पायलट्स हैं, ठीक है। अब उसको क्या चाहिए थे, उसको चाहिए थे एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट के लिए उसने किसको कॉन्टैक्ट किया, उसने कॉन्टैक्ट किया एयरबस और बोइंग को, ठीक है। एयरबस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फ्रांस में है, और बोइंग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूएसए में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एयरक्राफ्ट तो आ गए, अब उसके लिए पायलट्स चाहिए थे। तो पायलट्स के लिए एक एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्टैब्लिश करने की बात करी जा रही है, कहाँ पे, अमरावती सिटी में। ध्यान रखना है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 200 करोड़ की लागत से ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एक अमरावती तो ये हो गया, और एक अमरावती है जो कि चंद्रबाबू नायडू CBN का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले तो चंद्रबाबू नायडू के बारे में जान लो, ये कौन है, ये अभी अभी चुनाव जीते हैं ना, तो ये 18th CM है, 18th चीफ मिनिस्टर कहाँ के, आंध्र प्रदेश के, आपको ध्यान रखना है। और ये 4थी बार CM बन रहे हैं, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, 4थी बार CM बन रहे हैं और 18 चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश अकेला एक ऐसा स्टेट है जिसका भी कोई भी कैपिटल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले इसका कैपिटल क्या था, इसका कैपिटल भी हैदराबाद था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो गया था ना, कौन से ईयर में हुआ था, 2014 में हुआ था कि 2015 में कि 2016 में, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो अब चीजें क्लियर हो गई होंगी अमरावती के बारे में। अमरावती कहाँ पे, अमरावती है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब देखो, चंद्रबाबू नायडू से रिलेटेड 4थी बार ये CM बने हैं, 18 CM बन चुके हैं, और इन्होंने ही एक डॉक्यूमेंट अनवेल किया था। डॉक्यूमेंट का नाम है विजन डॉक्यूमेंट 2047, याद है ना, ये सारी चीज करवा चुका हूं। विजन डॉक्यूमेंट 2047 में क्या था ये जानो। इसमें कहा गया था कि जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आंध्र प्रदेश के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो ब्लॉक्स हैं, उनको अपना 2047 तक का प्लान करना होगा। मतलब 2047 में वो किस पोजीशन में होंगे, ये सारी चीजें उनको खुद को अपना एक डॉक्यूमेंट निकालना होगा, अपने ब्लॉक के नाम से, अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम से विजन डॉक्यूमेंट 2047 अपना सबको निकालना होगा, और वो बताएंगे कि 2047 तक वो कहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। अब अगेन आपको ध्यान रखना है ये चीज कि अगर विजन डॉक्यूमेंट 2047 आएगा कि किसने लॉन्च किया है या किसने अनवेल किया है, तो हो सकता है आप प्राइम मिनिस्टर मोदी लगा के आओगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, नहीं, चंद्रबाबू नायडू ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और चंद्रबाबू नायडू कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो TDP तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो कि BJP के साथ अलायंस में है। और एक और पार्टी उनके साथ अलायंस में है, उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिनके जो सुप्रीम लीडर हैं वो कौन है, पवन कल्याण है, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, किसके बारे में, चंद्रबाबू नायडू के बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में, ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अब 1-2 चीजें हम लोग और देखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसने अपने लोकल बॉडी पोल्स के लिए जो 2 चाइल्ड पॉलिसी थी उसको खत्म कर दिया, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 2 चाइल्ड पॉलिसी थी कि अगर 2 बच्चे होंगे तभी वो चुनाव होने वाला था, ठीक है, सारा मामला कि तभी आप लड़ सकते हो, बट उसको खत्म कर दिया कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसने अपने लोकल पोल्स के लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि अभी कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अपने लोकल पोल्स के लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया, तो आप ध्यान रखें कहां पे, आंध्र प्रदेश में किया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और चीज आप ध्यान रखो, आंध्र प्रदेश वाला समझ में आ गया। सेकेंड चीज, एक और चीज ध्यान रखो आप कि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि टॉप 3 वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट बताए थे ना कल, याद है कि नहीं, याद करो फिर से। टॉप 3 वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट बताए थे। पहला कौन सा था, पहला था उसमें राजस्थान बताया था ना, राजस्थान बताया था, है ना। सेकंड कौन सा बताया था, जम्मू एंड कश्मीर बताया था, JNK। और थर्ड आपको कौन सा बताया था, थर्ड बताया था मैंने आपको गुजरात, ठीक है। अब इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन क्या आएगा, टॉप 3 वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट ना पूछ के इस बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछा जा सकता है ना, टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो उसके नाम भी आज याद कर लो, रोज कुछ ना कुछ याद करते हुए जाना है ना। टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट आपको ध्यान रखना है, टॉप 5
मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट आपको ध्यान रखना है। रोज कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप याद कर सको, ठीक है। इसको हम लोग बार बार रिवीजन भी करेंगे जब तक आपको याद ना हो जाए। 3 से 4 से 5 बार हम लोग रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। तो पहला कौन है, पहला है यूपी। आप इसको करेक्ट लगा के आ जाओगे, ठीक है। ऑप्शन में होगा तो आप इसको लगा के आ जाओगे। सेकंड नंबर पे आप सोचोगे बिहार होगा, नहीं तो एमपी होगा, आप यही सोचेंगे। पर आपको ध्यान रखना है ना बिहार है ना एमपी है, राजस्थान है। यहाँ पे गलती होगी आपसे। आप सोचेंगे राजस्थान के बारे में, आप सोच ही नहीं पाएंगे। आप क्या सोचेंगे, या तो एमपी होगा या तो बिहार होगा, है ना। पर आपको ध्यान रखना है नहीं। और कुछ लोग तो हो सकता है पहले नंबर पे बिहार को रख दें, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है नहीं, पहले नंबर पे यूपी है जो कि अराउंड 15% के आसपास होगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे राजस्थान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे राजस्थान है, ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान है। थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे एमपी है, ये आपको ध्यान रखना है, थर्ड नंबर पे एमपी है। और फोर्थ और फिफ्थ नंबर ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी किसके बारे में, मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट के बारे में। तो टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट समझ में आ गया, यूपी, राजस्थान, एमपी। और इन दोनों जगह पे भी बिहार नहीं आता, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट भी आपको क्लियर हो गया होगा। पांचवा क्या है मैं बता देता हूँ, चलो। पांचवा है आंध्र प्रदेश और चौथा क्या है, चौथा है गुजरात। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो याद रहेगा यूपी, राजस्थान, एमपी, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। ये चीज आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट के बारे में, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी किसके बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में। और कुछ चीजें मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ, ठीक है, कि आपको कहीं पे ज्यादा अलग से ढूंढना ना पड़े और आप सारी चीजें कर लें, ठीक है। एक और चीज आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के नए सीएम कौन बने, चंद्रबाबू नायडू। और वहाँ के गवर्नर का नाम क्या है, ये भी काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, अब्दुल नज़ीर। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, इनका गवर्नर क्या नाम है, अब्दुल नज़ीर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि तमिलनाडु के गवर्नर का नाम क्या है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। उनका भी नाम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केरला के गवर्नर का नाम और तमिलनाडु के गवर्नर का नाम आपको नीचे बताना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ड्रोन समिट के बारे में समझ में आ गया, कहाँ पे हुआ, अमरावती में हुआ इस बार का ड्रोन समिट। और इसमें चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा है ये जानो। इसमें चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हम लोग अमरावती को एक तरीके से ड्रोन कैपिटल बनाना चाहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग भी होगी। इसके लिए 300 एकड़ एरिया आवंटित कर दिया गया। आपको ध्यान रखना है कहाँ पे, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में। तो हो सकता है सीधा डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछे तो कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में 300 एकड़ का एरिया आवंटित कर दिया गया है किसके द्वारा, चंद्रबाबू नायडू द्वारा। किस चीज के लिए, ड्रोन्स के लिए, ड्रोन्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और प्लस यहाँ से अराउंड 3500 के आसपास, एक बार हम लोग एग्जैक्ट देख लेते हैं, 35,000 के आसपास ड्रोन पायलट्स को भी सिखाया जाएगा। मतलब ड्रोन पायलट्स भी बनाए जाएंगे, 35,000 के आसपास लोगों को सिखाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो ड्रोन समिट हुआ था टोटल 2 दिनों का हुआ था और इसने कई सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिए। ये भी आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आंध्र प्रदेश के बारे में उसके लोकेशन आपको पता है, कौन कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये भी एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को एक तरीके से इंटरलिंक करके पढ़ोगे तो चीज़ें ध्यान रहेगी। आंध्र प्रदेश के बारे में एक और चीज़ था, कि यहीं पे ई कैबिनेट की शुरुआत हुई है। ई कैबिनेट बताया था ना कि ई कैबिनेट पहली कहाँ पे करवाई गई, पहली बार ई कैबिनेट से मीटिंग कौन से स्टेट में कराई गई, तो आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश में कराई गई, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर विक्टिम्स। एक मिनट, तो क्या है फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर विक्टिम्स, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू विक्टिम्स अंडर पॉक्सो एक्ट, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा स्टेट है, अगर क्वेश्चन पूछा है ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने फाइनेंशियल असिस्टेंस का ऐलान किया है, कहाँ पे, अगर कोई पॉक्सो एक्ट से पीड़ित कोई भी बच्ची या बच्चा है तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है एमपी ने, ठीक है। एमपी का नाम हो सकता है आप सोचेंगे नहीं, आप सोचेंगे कोई मॉडर्न स्टेट होगा, कोई बढ़िया लाइक कर्नाटका होगा या तमिलनाडु होगा, कुछ इस टाइप आप सोचेंगे, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हमें आंसर नहीं पता होता तो हम लोग कुछ सेंस लगाने की कोशिश करते हैं ना, कुछ सेंस बनाने की कोशिश करते हैं और उसमें आंसर गलत भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एमपी ने ये चीज स्टार्ट करी है। पॉक्सो एक्ट के तहत कोई भी पीड़ित बच्ची होगी या बच्चा होगा तो उसको एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा और भी बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी, जैसे कि उसका पढ़ाई वढ़ाई का जो भी एजुकेशन वो सब फ्री कर दिया जाएगा, है ना। ये सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी, उनको काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और भी अगर कुछ भी मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें वो कराई जाएगी, प्लस उनको 4,000 रुपये हर महीने भी दिए जाएंगे। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर कोई पोक्सो से रिलेटेड केसेज में उलझा हुआ है कोई भी बच्चा या बच्ची, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पोक्सो एक्ट के तहत मैंने आपको बताया था कि अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर आप किसी को फैलाते हो तो पहले जेल
था ही, अब अगर आप अपने पास रखते हो तो भी जेल का कारण बनता है और पोक्सो एक्ट के तहत आप पे मामला दर्ज हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हो सकता है। ये किसने रूलिंग की थी? अभी सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर पोक्सो एक्ट के बारे में समझ में आ गया। अब इसे कौन सी बॉडी एडमिनिस्टर करती है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अगेन और तो कुछ बचा नहीं इसमें, मध्य प्रदेश में आई थिंक नहीं बचा होगा, ठीक है। एमपी के बारे में ध्यान रखो कि एमपी पहला स्टेट बना है ई समन जारी करने वाला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ई समन जारी करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? तो एमपी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। प्लस कैटल, जो स्ट्रे कैटल है, स्ट्रे कैटल से रिलेटेड कमिटी कहाँ बिठाई गई थी? स्ट्रे कैटल को मैनेज करने से रिलेटेड कमिटी कहाँ बिठाई गई थी? तो एमपी में बिठाई गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एमपी के ही सीएम का नाम क्या है? मोहन यादव है, ये तो पता ही है ना, मोहन यादव अभी नए सीएम बने हैं जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये भी आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी किसके बारे में, एमपी के बारे में। अब एक दो चीज़ें और है, थोड़ा आप जान लो, है ना, एमपी के बारे में थोड़ा सा जान लो कि एमपी के इंदौर सिटी को, एक तो सबसे ज़्यादा सैनिटेशन वाली जो सिटी है ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इसको हमेशा अवार्ड मिलता है सैनिटेशन के लिए इंदौर को, तो ये चीज़ सबको ही पता रहता है, ठीक है। अब एक दो चीज़ और जानो कि इंदौर में इस बार 1 मिलियन मतलब 10 लाख सैपलिंग को एक दिन में लगाया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक तरीके से इसने अपना एक रिकॉर्ड बना दिया। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि अभी रिसेंटली कौन से इंडियन सिटी ने 1 मिलियन सैपलिंग को एक दिन में लगाया? तो आपको ध्यान रखना है इंदौर ने लगाया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एमपी में ही इस बार 83rd रामसर साइट किसको घोषित किया गया? तो आपको ध्यान रखना है 83rd रामसर साइट तवा रिजर्वोयर को घोषित किया गया है, आपको ध्यान रखना है। 81st एंड 82nd नंबर पे कौन है? बिहार के नागी एंड नागटी बर्ड सेंचुरी जो कि जमुई में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी किसके बारे में, एमपी के बारे में और इंदौर के बारे में। और एमपी में ही इंट्रा स्टेट एयर टूरिज्म स्टार्ट किया गया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टूरिज्म को बढ़ाने देने के लिए इंट्रा स्टेट एयर ट्रैवल को स्टार्ट किया गया है, कहाँ पे? एमपी में स्टार्ट किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एमपी से रिलेटेड ये सारी चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। एमपी को कौन सा मतलब किस चीज़ के लिए जाना जाता है वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। जैसे किसी को अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग चीज़ों के बारे से रिलेटेड जाना जाता है, तो एमपी को किस चीज़ के लिए जाना जाता है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई थिंक एमपी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब जो हमारे होम मिनिस्टर है माननीय अमित शाह जी, इन्होंने क्या कहा है कि ना हमें अगर हम लोग कानून बनाते हैं, मतलब लेजिस्लेचर जब कानून बनाते हैं तो उसे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स भी उनको असिस्ट करते हैं ना, उस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि जो कानून बनाते टाइम गलतियां ना हो, मतलब कोई भी वो लोग ग्रे एरिया ना छोड़े कि जहाँ पे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हो सके, ठीक है। मतलब जुडिशरी का दखल उसमें कम से कम होना चाहिए, है ना। तो मतलब उनको अच्छी तरीके से क्लैरिटी से सारी चीज़ों को लिखना चाहिए। अगर वो क्लैरिटी से कानून बनाएंगे तो जुडिशरी को इंटरप्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। क्योंकि मेन काम कानून बनाने का किसका है? लेजिस्लेचर का है, एग्जीक्यूटिव का क्या है? उस कानून को पालन करवाना, और जुडिशरी को क्या है? उसको चेक करना, है ना। तो अगेन अगर ये लोग अच्छी तरीके से क्लैरिटी से कानून को बनाएंगे तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की कम से कम जरूरत पड़ेगी। ये किसने बोला है? ये बोला है अमित शाह जी ने, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। सेपरेशन ऑफ पावर जानते ही होंगे, सेपरेशन ऑफ पावर आप जानते होंगे, ठीक है। तो जैसे एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी, ठीक है। कहा जाता है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सबको अपना अपना काम करना चाहिए और तीनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है, ये कहा जाता है। लेजिस्लेचर काम क्या है? कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? उस कानून को पालन करवाना है। और जुडिशरी काम क्या है? उसको चेक करना, ठीक है। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में सेपरेशन ऑफ पावर है। तो आपको ध्यान रखना है, आप करके आएंगे यस, ऑब्वियसली यस करके आएंगे, और यहाँ पे हो जाएगी गलती। आपको ध्यान रखना है नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सेपरेशन ऑफ पावर है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में आ चुका है। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहा है कौन? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल नंबर 50 में है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। ये आर्टिकल नंबर 50 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि एक डीपीएसपी है ना, जो कि एक डीपीएसपी है, आर्टिकल नंबर 50, उसको आप पढ़ेंगे। उसमें सिर्फ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को अलग करने की बात करी जा रही है, उसमें लेजिस्लेचर का जिक्र नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सोच रखा था ये बनेगा और ये बन भी गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके बीपीएससी में, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इस चीज को क्लियर करके चलोगे। एक दो चीज और हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या चीजें हम लोग देख लेते हैं। एक दो चीज आपको और देखनी चाहिए। एक तो क्या होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, ये पता होगा जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है। एक बार थोड़ा सा लाइट लैंग्वेज में समझ लो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। कि
सुप्रीम कोर्ट जो हमारे कोर्ट्स हैं उनका काम क्या है कि जो भी लॉज बनाए जाते हैं उसको चेक करना है ना, क्यों गलत तो नहीं है, गलत तरीके से तो नहीं बनाए गए, ये सारी चीज़ों को चेक करना है ना। पर जब जुडिशरी भी अपने व्यूज देने लग जाए किसमें, कानून बनाने में, और अगर कोई कानून बनाना है तो उसमें अगर वैल्यू ऐड करने के लिए या किसी और में कुछ थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूट करने के लिए अगर जुडिशरी भी आगे आए तो उसे क्या कहेंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म कहेंगे। ठीक है, मतलब जुडिशरी थोड़ा सा दखल दे रही है किसके, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के काम में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है, यही जुडिशियल एक्टिविज्म जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो फैसला नहीं लेते, जो लेजिस्लेचर होता है वो कुछ कानून नहीं बनाते। ठीक है, जैसे विशाखा गाइडेंस बनाई गई थी किस चीज़ के लिए, वुमेन के वर्क से रिलेटेड, कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में वुमेन वर्क करिए तो उसके लिए कुछ गाइडेंस बनाई गई थी किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्यों, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ कानून था ही नहीं पहले, उससे रिलेटेड कुछ कानून बनाया नहीं था पार्लियामेंट ने, तो सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाना पड़ा, तो वो क्या हो गया जुडिशियल एक्टिविज्म। पर यही एक्टिविज्म जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे जुडिशियल ओवररीच। तो आपको दोनों वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, जुडिशियल ओवररीच है ना। अब जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच में बहुत ही पतली नजर होती है, पतली फर्क सी होती है। ठीक है, कोई जिसे हम एग्जांपल कहेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म का, कोई कह सकता है नहीं ये जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं, ये जुडिशियल ओवररीच है ना। मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म एक हद तक तो ठीक है, बट अगर वो लिमिट से ज्यादा बढ़ने लग जाए तो वो हमारे देश के लिए खतरनाक भी हो सकता है और उससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी खतरे में आ सकती है। ठीक है, पहले तो हमारी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव भी खराब होगी, है ना। फिर क्या होगा कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दखल देने लग जाएगी जुडिशरी वाले काम में, तो इस टाइप से जो पूरा बैलेंस है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बैलेंस होना चाहिए। और जुडिशियल एक्टिविज्म एक हद तक चलो ठीक है, कभी कभी हो सकता है जरूरत पड़ जाए, पर जुडिशियल ओवररीच भी कभी कभी होने लग जाता है। फॉर एग्जांपल एनजेसी के बारे में आपने सुना होगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, इसके बारे में तो सुना होगा, है ना। मोदी जी लेकर आए थे, आई थिंक 2014 में इसे लाया गया था। ठीक है, बट 2015 में पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। वो भी ये एक्ट किसके खिलाफ बनाया गया था, खिलाफ नहीं, मतलब किसके लिए बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स के लिए, और इसको किसने खत्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ही खत्म कर दिया। तो एक तरीके से ये जुडिशियल ओवररीच का इसको एग्जांपल बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। यही एक्टिविज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसे क्या कहेंगे, जुडिशियल ओवररीच कहेंगे। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहीं से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जुडिशियल रिस्ट्रेंट का। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना। सेकंड क्या हो गया, जुडिशियल ओवररीच, है ना, इसको आप देख लेना। और क्या हो गया, जुडिशियल रिस्ट्रेंट। ठीक है, अब जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या होता है, जुडिशियल रिस्ट्रेंट है कि जब आप किसी भी लॉ का, कानून का इंटरप्रेट करो या कुछ भी, जब जजमेंट देती है क्या सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट जो भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जब जजमेंट देती है तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि वो लेजिस्लेचर के काम में दखल ना दे, मतलब उसको रिस्ट्रेंट रखना चाहिए। मतलब जजेस को अपने काम के ऊपर रिस्ट्रेंट रखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव वाले कामों में दखल देने लग जाए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो हाई कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, किसी भी कानून को रद्द कर देती है ना। तो वो चीज़ भी गलत है। क्यों, क्योंकि उसका मेन काम रद्द करना या मतलब कानून बनाने का मेन काम किसका है, लेजिस्लेचर काम है। तो हम लोग को जुडिशरी को दखल उसमें नहीं देना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या है कि मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव काम में हम लोग दखल नहीं देंगे, रिस्ट्रेंट रखेंगे। ये किसका काम है, ये जुडिशियल रिस्ट्रेंट के अंदर में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये तीनों कीवर्ड समझ में आ गए होंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल रिस्ट्रेंट। ये आई थिंक आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है वक्फ बिल। अब ये न्यूज में क्यों है ये तो आपको पता ही है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चल रही है और इसको अपोजिशन है लगातार बॉयकॉट कर रहे हैं। अब अपोजिशन के ही टीएमसी के एमपी कल्याण बनर्जी ने एक तरीके से आई थिंक वो शीशा फोड़ दिया, कुछ भी फोड़ दिया था। ठीक है, जिससे जो वहाँ का प्रिसाइडिंग चेयरमैन था, उनको भी थोड़ी बहुत चोट आ गई थी, तो उसकी वजह से अब इनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मेन चीज आपको वक्फ बिल के बारे में क्या ध्यान रखना है कि वक्फ बिल को प्रेजेंट किसने किया था, क्वेश्चन आ सकता है ना, वक्फ बिल को प्रेजेंट किसने किया था लोकसभा में। तो आपको ध्यान रखना है किरण रिजिजू ने किया था। किरण रिजिजू को सब जानते होंगे, है ना, वो पहले हमारे लॉ एंड जस्टिस भी रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो आपको ध्यान रखना है किरण रिजिजू ने, जो कि अभी मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, उन्होंने प्रेजेंट किया था वक्फ बिल। कहाँ पे, लोकसभा में। यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड आपको दिमाग में कुछ चीज़ों के बारे में रखना होगा। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड न्यूज़ आ रही थी कि यहाँ पे मैराथन को अरेंज किया जा रहा है कैंसर अवेयरनेस से रिलेटेड, और ब्रेस्ट, खासकर ब्रेस्ट कैंसर के लिए। और उसके लिए थीम क्या रखा गया था, उसके लिए थीम था नो वन शुड फेस ब्रेस्ट कैंसर अलोन। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, मेन क्वेश्चन क्या आएगा, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड। अब इसके बारे में जानो, अब ये ब्रेस्ट कैंसर है क्या। कैंसर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। एक बार मैंने थोड़ा सा डिटेल में अपने पुराने लेक्चर्स में बता रखा है, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में नहीं बताया था, अब उसके बारे में सुनिए। अब पूरे वर्ल्ड में जितने भी कैंसर्स हैं, अलग अलग टाइप के कैंसर्स होते हैं, तो सबसे ज़्यादा केसेस कौन से कैंसर के आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा जो
केसेस हैं वो किसके आते हैं, वो आते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके, सॉरी लंग कैंसर के आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो कौन से कैंसर के आते हैं, तो लंग कैंसर के आते हैं, और उसके बाद सेकंड नंबर पे किसके आते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मतलब ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी कैंसर्स होते हैं, सबसे ज्यादा जो कैंसर से महिलाएं प्रभावित होती है, ये भी आप नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है, कि सबसे ज्यादा जो कैंसर से प्रभावित होने वाले लोग कौन है, वो महिलाएं हैं। सेकंड चीज क्या है, सबसे ज्यादा कैंसर कौन सा होता है, लंग कैंसर, और सेकंड नंबर पे होता है ब्रेस्ट कैंसर। पर इंडिया में क्या है, इंडिया में सबसे ज्यादा जो कैंसर होता है वो कौन सा होता है, ब्रेस्ट कैंसर, ये आपको ध्यान रखना है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ब्रेस्ट कैंसर देखा गया है कि लगातार उसके केसेस बढ़ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं और सर्विकल कैंसर के केसेस घट रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो सर्विकल कैंसर के बारे में सब लोग जान रहे होंगे, क्यों, क्योंकि इसके बारे में कई बार बात भी कर चुका हूं, मोदी जी भी बात कर चुके हैं, पूनम पांडे भी बात कर चुके हैं ना, बहुत लोग बात कर चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है सर्विकल कैंसर से रिलेटेड एक दो चीजों के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि सर्विकल कैंसर से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बार क्वाड समिट में $7.5 मिलियन देने की बात की, किसको, इंडो पैसिफिक को सर्विकल कैंसर से लड़ने के लिए। ये कहा गया किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा, ठीक है। हम लोगों ने सर्विकल कैंसर के लिए वैक्सीन भी बना दी है, किसने बनाई है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जिन्होंने कोविशील्ड बनाई थी उन्होंने बनाई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है, नाम क्या है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अब देखो सर्विकल कैंसर से रिलेटेड हो गया, किस वायरस की वजह से होता है, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, ये चीज आपको पता ही है, ठीक है। अब देखो सर्विकल कैंसर से रिलेटेड तो सब लोग जानते हैं कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है, पर आपको ध्यान रखना है सर्विकल कैंसर के केसेस लगातार इंडिया में घट रहे हैं और ब्रेस्ट कैंसर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि सर्विकल कैंसर से रिलेटेड लगातार केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में, इसलिए सब लोग बात कर रहे हैं। तो आप सोचोगे कि हाँ जी यार बात तो हुई थी, मोदी जी ने भी बात की है, तो जरूर कुछ मामला सीरियस ही होगा। तो आपको ध्यान रखना है मामला सीरियस तो है, मौतें सबसे ज्यादा इंडिया में होती हैं, किसकी वजह से, सर्विकल कैंसर की वजह से। पर आपको ध्यान रखना है कि सर्विकल कैंसर के केसेस फिर भी हम लोग कंटेन कर पा रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ब्रेस्ट कैंसर तो हम लोग कंटेन नहीं कर पा रहे हैं, वो लगातार ही केसेस बढ़ रहे हैं, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। आई थिंक हमको ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर के बारे में चीजें क्लियर हो गई होंगी। सर्विकल कैंसर किसकी वजह से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से एक और चीज होती है वाट्स नाम की बीमारी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे जेनिशियल एरिया में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखा करो तो चीजें क्लियर होगी कि पूरे वर्ल्ड में जितनी मौतें होती हैं सबसे ज्यादा मौतें कहां से होती हैं, 30% के आसपास मौतें सिर्फ अकेले इंडिया में होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कैंसर, है ना, कैंसर से रिलेटेड कुछ चीजों को आप थोड़ा सा देख लेंगे एग्जाम परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एम्बुलेंसेज। अब कहां पे इलेक्ट्रिसिटी एम्बुलेंसेज स्टार्ट की गई, एम्बुलेंसेज पता है कोई भी इशू होता है तो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, तो फिर वो अगर हेल्थ चेकअप के लिए वो लोग ले जाते हैं। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी एम्बुलेंसेज है, अगर आपका कुछ भी खराब होता है या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी है, अगर कोई पब्लिक चीज़ें खराब हो जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी एम्बुलेंस की सेवा स्टार्ट करी गई है। कहाँ पे, तेलंगाना में, आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे, तेलंगाना में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तेलंगाना के सीएम का नाम क्या है, तेलंगाना के सीएम का नाम है रेवंत रेड्डी, और इन्होंने जब ये साउथ कोरिया गए थे तो साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटी के साथ इन्होंने डील किया था कि साउथ कोरिया तेलंगाना में एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसमें ओलंपियंस तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब जो भावी ओलंपियंस होंगे, ठीक है, उनको प्रैक्टिस करने के लिए कोई ग्राउंड चाहिए, तो तेलंगाना में उस टाइप का एक ग्राउंड बनने वाला है या एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, किसकी मदद से, साउथ कोरिया की मदद से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। फॉक्सकॉन है वो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले है किसमें, तेलंगाना में। तो मतलब रेवंत रेड्डी आप कह सकते हो कि एक अच्छा काम करे, कहाँ से, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है तेलंगाना का ही हैदराबाद कैपिटल है, और हैदराबाद कैपिटल के ही आउटस्कर्ट में फोर्थ सिटी को बसाने की बात करी जा रही है, ठीक है। तो फोर्थ सिटी किससे रिलेटेड है, वो हैदराबाद से रिलेटेड है, वो तेलंगाना से रिलेटेड है। गिफ्ट सिटी किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है, वो गुजरात से रिलेटेड है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हंगर स्ट्राइक। अभी हंगर स्ट्राइक न्यूज में इसलिए है क्योंकि सोनम वांगचुक, इनके बारे में हम जाने होंगे, ये क्या था, हंगर स्ट्राइक पे थे, है ना। तो अब इन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इनको आश्वासन मिला है कि हम लोग आपकी बात सुनेंगे, और दिसंबर के आसपास इनकी कुछ मीटिंग तय हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सोनम वांगचुक के बारे में आप ये चीज ध्यान रखेंगे, सोनम वांगचुक ये रहे। अब इनकी मेन डिमांड्स क्या थी, इनके दिमाग में लद्दाख से रिलेटेड दो मेन डिमांड्स थी। एक तो लद्दाख को पहला तो स्टेटहुड मिलना चाहिए, है ना, स्टेटहुड मिलना चाहिए। सेकंड, इसको शेड्यूल 6 में शामिल किया जाए, और शेड्यूल 6 में कौन होता है, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, तो आपको पता ही होगा शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 से क्या डिफरेंसेस है, ये एक बार आप थोड़ा सा देख लेना, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आ सकता है। शेड्यूल 6 लगातार ही न्यूज में, तो लद्दाख के बारे में ये चीज समझ में आ गई। और चीज जानो, लद्दाख में
5 इंपॉर्टेंट नए डिस्ट्रिक्ट्स को अलग किया गया है, तो उन डिस्ट्रिक्ट के नाम क्या है वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस बार क्वेश्चन वहां से आएगा, ठीक है। तो सोनम वांगचुक से रिलेटेड ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है कि कश्मीर नहीं बनेगा पाकिस्तान। पहले ये लोग उल्टा कहते थे, अब ये लोग थोड़ा सा सुधर गए हैं और कह रहे हैं कि नहीं, कश्मीर नहीं बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि अभी एक आतंकवादी हमला हुआ था, काफ़ी कष्टदायी चीज़ थी। कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कर्मयोगी सप्ताह। अब कर्मयोगी सप्ताह क्या है? कर्मयोगी सप्ताह के बारे में आप जानते होंगे कि कर्मयोगी आप जानते हो किससे रिलेटेड? सिविल सर्वेंट से रिलेटेड है या गवर्नमेंट जॉब में जो लोग हैं उनसे रिलेटेड है। अब वो लोग मतलब लाइफ लॉन्ग तक वो चीज़ों को पढ़ सके, चीज़ों को सीख सके, उसके लिए कर्मयोगी मिशन कर्मयोगी स्टार्ट किया गया था। तो वैसे एक कर्मयोगी सप्ताह भी स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जस्टिस संजीव खन्ना। अब इनके बारे में जानिए, जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में जानिए कि इनको नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इनको नया सीजीआई घोषित कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 51st सीजीआई बनेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रहेगा 50+1 51st सीजीआई बनेंगे। 50वें सीजीआई का नाम डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़, ये आपको पता ही है, ठीक है। ये 10 नवंबर 2024 को अपने पद से हट रहे हैं। 11 नवंबर 2024 को ये अपना पदभार संभालेंगे। तो डेट भी थोड़ा याद रख लो, 11 नवंबर, ठीक है। मतलब आपका एग्जाम कब होने वाला था? 16 को होने वाला था ना, 16 से 5 दिन पहले ये अपना पदभार लेने वाले थे। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है इस पर, है ना, इंपॉर्टेंट बन रहा है क्वेश्चन, यहां से आ सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। अब देखो कौन बन रहे हैं इस बार? संजीव खन्ना बन रहे हैं, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अब इनके बारे में एक दो चीज़ें और जान लो। अभी कुछ दिन पहले मेरी परफेक्शन है इसका जो हमारा पटना में जो सेंटर्स है, बहुत सारे सेंटर्स हमारे, तो पटना में जो सेंटर है उसमें जो गुरुकुलम जिसे कहा जाता है, तो वहाँ मेरी कुछ क्लासेस चल रही थी। तो उसमें मैंने बताया था कुछ बच्चों को कि यार देखो, अभी जो जितने भी हमारे जो जजेस आ रहे हैं ना, वो जनरली मतलब उनको तो कौन अपॉइंट करता है आपको पता है, कोलेजियम सिस्टम अपॉइंट करता है ना। और उसमें क्या देखा जाता है कि अपने ही चाचा बच्चे, मतलब चाचा ताए जो के बच्चे होते हैं ना, या कोई किसी का चाचा रहा होगा, इनके भी मैंने इनके बारे में स्टोरी में पढ़ रहा था, तो मुझे पता चला कि इनके भी चाचा रह चुके सुप्रीम कोर्ट के जज, है ना। और अभी ये जिस कोर्ट रूम में बैठते हैं उसी कोर्ट रूम में बैठते थे, और उसमें इनके चाचा की फोटो भी लगी हुई है। तो कुछ इस टाइप का हिसाब चल रहा है किसमें? जुडिशरी में। तो ये चीज़ आई थिंक थोड़ी गलत है ना, नेपोटिज्म को प्रमोट करती है, क्योंकि बाहर से कोई इंटरफेरेंस कर नहीं सकता, है ना। बाहर से एनजेसी को लाया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा, है ना, कि लेजिस्लेचर का भी कुछ अहम रोल होना चाहिए, क्योंकि लेजिस्लेचर को कौन चूज करके भेजता है? उसको तो हम ही लोग चूज करके भेजते हैं। और पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि जजेस ही जजेस को चूज करें। अमेरिका में भी नहीं होता, है ना, यूके में भी नहीं होता, बट यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इंडिया में सुप्रीम कोर्ट जजेस अपने आप को ही चूज करें, अपने ही बच्चों को चूज कर लेते हैं, है ना। डीवाई चंद्रचूड़ के पिताजी भी कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ये भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। संजीव खन्ना के चाचा जी भी थे, और इनके और कोई फैमिली में रिलेशन है वो भी थे जजेस, और फिर से इनको जजेस बना दिया गया। इनको भी जजेस बना दिया गया कब? 2005 में। तो दिल्ली हाईकोर्ट में आए। अब इनके बारे में भी चीज जानो कि दिल्ली हाईकोर्ट में भी चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली नहीं थे। चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं थे, ठीक है। इनसे पहले बहुत सारे सीनियर जजेस थे, उन सबको हटा के, मतलब उन सबको छोड़ के, इनको सीधा उठा के सुप्रीम कोर्ट में ले आया गया। तो मतलब कुछ इस टाइप की चीजें आई थिंक जो गलत है, ठीक है। पता नहीं किस हिसाब से होता है, फिर भी ठीक है। ये पर विजडम के ऊपर है ना। हम लोग को खुद सबको सोच के, मतलब खुद ही सोचना होगा विजडम के हिसाब से। ऐसा नहीं कि किसी के खिलाफ कुछ बोलना है या जिहाद करना है, नहीं। किसी के खिलाफ उल्टा बोलना है कि नहीं ये तो पूरी बिक गई है, पूरी बिकी नहीं है, पर चीज़ों को बैठ कर सॉल्व करना होगा, तभी बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाएंगी। किस चीज़ से रिलेटेड? जुडिशियल से रिलेटेड और हमारे देश से रिलेटेड। तो ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर होगी किसके बारे में? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। अब जानो इसके बारे में एक और चीज़ जानो कि सुप्रीम कोर्ट की बात करी गई है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या आएगा? पहली बात तो ये है कि ये पार्ट 5 में है, पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बात करी गई है आर्टिकल 124 से लेके 147, ठीक है। उसमें दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट आपके लिए। एक तो है आर्टिकल 124, क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट हुआ है ना, सब क्लॉज 1, और आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि देयर शुड बी सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के होने की बात कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के होने की बात कर रहा है। और आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 बात कर रहा है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। ये अगेन आपको ध्यान रखना है, यहीं से मेन क्वेश्चन आएगा। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 क्वेश्चन आएगा कि आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1 बोलता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। आप सोचेंगे हाँ जी कुछ ऐसा ही पढ़ा था मैंने, है ना, तो उसको टिक लगा के आ जाएंगे, पर आपको ध्यान रखना है नहीं। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 कहता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे जजेस को, ये आपको ध्यान रखना है। कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे जजेस को, ये आपको ध्यान रखना है। या क्वेश्चन आ सकता है कि अभी रिसेंटली संजीव खन्ना को 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर लिया गया, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। पर कौन से आर्टिकल के द्वारा किया गया ये इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो यहां से आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2। अब आपको कभी भी भूलना नहीं है, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई। ओरिजिनली जो स्टार्टिंग में जो हमारा वो था संविधान, उसमें क्या लिखा गया था? उसमें लिखा गया था कि कितने जजेस होने चाहिए? 1 +
एक प्लस एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए और 7 जजेस हो गए, ठीक है। पर अभी कितने जजेस हैं, ठीक है, अब इनको बढ़ा के 34 कर दिया गया है। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 जजेस हो गए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके बारे में, अभी हमारे पास टोटल 34 सुप्रीम कोर्ट के जज है, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 33 हमारे जजेस हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनके नंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा बढ़ाया जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है ना, इनके नंबर्स को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर बढ़ाएंगे तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव इसको सिर्फ कर रहा है, नहीं, तो आपको ध्यान रखना है, नहीं, लेजिस्लेचर कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है, मतलब सब लोग लेजिस्लेचर, मतलब पूरा पार्लियामेंट मिलकर जजेस के जो नंबर है उसको बढ़ाया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर जजेस को नंबर को बढ़ाने की बात करी गई तो प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है, किसके पास है, ये पार्लियामेंट के पास पावर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई होंगी, किसके बारे में, जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 से इस पर क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा तो देख लो यार, इसी वीडियो का क्लिप निकलेगा, है ना, इसलिए ध्यान रखना। ये अगर आप पढ़ना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है संजीव खन्ना के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाराणसी से रिलेटेड। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का वहाँ पे कुछ उद्घाटन था, ठीक है, हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो उन्होंने कहा कि वो हेल्थ केयर हब बनाना चाहते हैं, किसको, वाराणसी को, ठीक है। अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम क्या है, ठीक है, उसका नाम उनका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, तो इलेक्शन कमिश्नर भी कौन है, इनके बारे में कल बता चुका हूँ, है ना, डॉक्टर राजीव कुमार नाम है उनका। अरुण गोयल के बारे में बताया था, जो कि फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर थे, बट उनको एम्बेसडर ऑफ क्रोएशिया बना दिया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फॉर्मर हमारे अरुण गोयल साहब कौन थे, इलेक्शन कमिश्नर थे, अब उनको एम्बेसडर टू क्रोएशिया बना दिया गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आप थोड़ा सा देख लेना। इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाया गया किसके द्वारा, अपोजिशन के द्वारा, कि आप तो ना बीजेपी के साथ मिलकर क्या करते हो, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। अब इनको ये चीज समझ में नहीं आती, क्या जम्मू कश्मीर में चीजें अलग काम करती है, हरियाणा में अलग काम करती है, जहां बीजेपी जीत जाते हैं वहां कुछ और बोलते हैं, मतलब ये कुछ चीजें खास बनती नहीं है, क्योंकि और इसका रिब्यूटल भी दिया है किसने, इलेक्शन कमीशन ने, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बॉम्ब थ्रेट से रिलेटेड। बॉम्ब थ्रेट से रिलेटेड आपको समझ में आ गया होगा कि एक तरीके से कम्युनिकेशन को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है। ट्रेन चलते हैं तो उनको पटरियों से उतारने की कोशिश करी जा रही है, साजिश तो चली रही है ना, बॉम्ब थ्रेट दिए जा रहे हैं किसको, एयरप्लेन्स को। तो इनके बारे में सॉरी कुछ चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बॉम्ब थ्रेट से रिलेटेड मैंने आपको क्या बताया था, किसको मिल रहा है, ये एविएशन सेक्टर मतलब एयर फ्लाइट्स को मिल रहा है, ठीक है। फ्लाइट से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता चुका हूँ। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में बताया था कि 1% ब्लेंडिंग का हमारा टारगेट है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ब्लेंडिंग का टारगेट है कहाँ तक, 2027 तक हम लोग को 1% तक ब्लेंड करना है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एविएशन में जो फ्यूल होता है उसमें हमें सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिलाना है, कितना, 1% का हम लोगों ने टारगेट रख रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। और पेट्रोल में कितना रख रखा है हम लोगों ने, 20% का टारगेट रख रखा है, आपको ध्यान रखना है 2025-26 तक। ये कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक और चीज़ याद रखो, हमारे जो एविएशन सेक्टर है, जो इंडिया का डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर है, वो पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट नंबर पे यूएसए, सेकंड नंबर पे चाइना और थर्ड नंबर पे इंडिया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट। अब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, यहाँ पे भी घमासान चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो लेजिस्लेचर है उसने वहाँ के चीफ जस्टिस का जो टेन्यूर है उसको कट शॉर्ट करके 3 साल कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में भी ये सारी चीज़ चल रही है, तो एक बार आप थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है, देखना तो थोड़ा सा देख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रांस और रशिया। फ्रांस और रशिया में क्या हो रहा है कि रशिया के जो सोल्जर्स थे, ठीक है, जो कि वॉर नहीं लड़ना चाहते, बहुत सारे को जबरदस्ती भेज दिया जाता है, ठीक है, तो भाग के दूसरी कंट्री में तलाशने लग जाते हैं जगह। तो फ्रांस पहली यूरोपियन कंट्री बनी है जो फ्रांस के सोल्जर्स हैं, रशिया के जो सोल्जर्स हैं उनको जगह दे रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने असाइलम सीख करने के लिए मांग की थी किसने, फ्रांस से, और फ्रांस ने इनको प्रोवाइड भी कर दिया। असाइलम आई थिंक प्रोवाइड नहीं किया, बट उनको जगह जरूर दे दी है, किसने, टेम्पररी, किसने, फ्रांस ने, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो रशियन सोल्जर्स थे जो कि भाग खड़े हुए थे, वो काफ़ी खुश हैं इस चीज़ से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे भी क्या चीज़ चल रही है, यहाँ पे क्या चीज़ चल रही है कि बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पार्लियामेंट है वो जजेस को हटा नहीं सकता, ठीक है, मतलब इम्पीच नहीं कर सकता। बांग्लादेश में ये बात कही गई है बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इम्पीचमेंट कर सकता था अभी तक, और ये कानून कौन लाया था, ये कानून लाया था शेख हसीना, ठीक है, बट अब वो नहीं रही। और अब जो पार्लियामेंट है, जो अभी का वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, उसने रूल किया है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पार्लियामेंट द्वारा हटाया नहीं जा सकता, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। तो आज की क्लास यही तक थी। अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।